नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। यह प्रॉब्लम महिलाओं में होने वाली एक बहुत कॉमन दिक्कत है और इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 10 में से 1 या 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है इसके हिसाब से इसकी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एंडोमेट्रियोसिस में एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसके जो टिश्यूज है एंडोमेट्रियम के, वो यूट्रस में तो वो नॉर्मल है ग्रो करना, जो इनर लाइनिंग है इसकी, लेकिन इसके अलावा वो यूट्रस के बाहर पेल्विक एरिया में वो ग्रो करने लगते हैं। और कुछ कॉमन प्लेसेस है जिसमें हम देखते हैं कि पेल्विक एरिया में इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या जो यूट्रस के लिगामेंट्स है, स्पेशली अगर हम देखते हैं कि अगर ओवरी के अंदर ये ग्रो करने लगते हैं तो उसको हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। ये कुछ कॉमन प्लेसेस है जहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ लेस कॉमन प्लेसेस है जहाँ पे ये दिक्कत थोड़े कम होती है। उसमें से हम देखते हैं कि रेक्टम, ब्लैडर और इंटेस्टाइन, डायफ्राम, इवन लंग्स में ये प्रॉब्लम ग्रो कर सकती है। ये जो प्रॉब्लम है ये 30 से 40 साल की जो महिलाएं हैं उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इसके जो होने के जो कारण है वो क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले जो मेन रीजन है इसका, जो इडियोपैथी है इसकी, वो तो अभी तक अननोन है, कोई एग्जैक्ट इसका रीजन नहीं है होने का पता अभी तक, लेकिन जो कुछ थ्योरीज है, कुछ स्टेटमेंट्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण माना गया है वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। आइए इस टर्म को समझते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, जब फीमेल में मेंसेस आते हैं उस टाइम क्या होता है कि कुछ ब्लड यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब होते हुए बैक फ्लो करता है पेल्विक कैविटी में, या जो भी हमने साइट्स डिस्कस की उस जगह पे वो बैक फ्लो करता है। और इस बैक फ्लो के साथ क्या होता है कि कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लड या एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज है वो इसके साथ बैक फ्लो करते हैं और उन जगहों पे ये अटैच हो जाते हैं और वहां पे ग्रो करने लगते हैं। अब इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, जैसे हमने डिस्कस की कि एंडोमेट्रियम के अंदर तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, क्योंकि वहां पे ये प्रिपेयर करती है, हर एक मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उस पे अपने आप को प्रिपेयर करता है, और मेंस्ट्रुअल के टाइम, ये मेंसेस के टाइम ये ब्लड के रूप में बाहर अपने आप को शेड ऑफ करती है। और यही प्रॉब्लम ये जो दूसरी जगह एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज ग्रो करे होते हैं, ये सेम एंडोमेट्रियम की तरह फंक्शन करने लगते हैं हार्मोन के रिस्पॉन्स में। ये जब फीमेल में मेंसेस आते हैं तो उस टाइम वहां पर भी ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग के लिए कोई बाहर के लिए रास्ता ना होने से वो वहां पे जम जाता है ब्लड और आपको दर्द का कारण बनता है। ये इसका मेन रीजन रहता है। अब दूसरा क्या है, इसमें अगर आपका डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, ये भी एक बड़ी वजह मानी गई है कि आपको इसके कारण भी एंडोमेट्रियम की दिक्कत, एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत हो सकती है। हार्मोन का अगर इम्बैलेंस होना, स्पेशली अगर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन के साथ इसका रेशो अगर ठीक नहीं रहता है, तो ये भी एक वजह मानी गई है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके परिवार में प्रीवियस आपकी मदर में या फिर आपका जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशनशिप में किसी को भी अगर ये दिक्कत है तो आप ज़्यादा ससेप्टिबल या प्रोन टू रहते हैं ये प्रॉब्लम डेवलप होने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो किस तरह के सिम्टम्स आप में देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो मेन इसका प्राइमरी सिम्टम है कि आपको प्रोफ्यूज या इर्रेगुलर मेंसेस होंगे, मेंसेस ज़्यादा होंगे, और स्पेसिफिकली आपको कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया जैसी दिक्कत होगी। आपको मेंसेस के 3-4 दिन पहले आपको दर्द होना शुरू होगा, और जैसे आपका फ्लो शुरू हो जाएगा तो उसके साथ आपका दर्द सीज होने लगता है, यानी कम होने लगता है। इसके साथ पेल्विक एरिया में या लोअर एब्डोमेन में आपको दर्द रहने लगता है। ये दर्द आपका बैक तक जाता है, लोअर बैक में। इसके साथ जो पोस्टीरियर थाई है, बैक एरिया है, उस जगह पे आपको ये दर्द रहने लगता है। इसके साथ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम दर्द रहने लगता है, और लेटर ऑन फिर आपको ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, यानी आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आने लगती है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट की। तो कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे अगर आप मैरिड है तो उस स्थिति में अगर आप कंसीव करते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है, क्योंकि उस टाइम आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रुक जाता है। और उसके अलावा जो मेनोपॉजल लेडीज है
अगर जिनको मेनोपॉज शुरू हो जाता है तो अगर उनमें बाय द वे ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी फिर आपको कुछ करने की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ये यंग फीमेल्स में होता है, जैसे हमने बात की कि 30 से 40 साल के बीच में, तो उसमें डॉक्टर फिर आपको सर्जरी या फिर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। आप इन ट्रीटमेंट से पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक मेडिसिन से पहले आपको बता दें कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए आप जितना हो सके तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की ओर जाएं। डिटेल हिस्ट्री लेके अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे डिस्कस करके जो भी आपके लिए फाइनल मेडिसिन होगी उसको आप लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आइए तो जो भी मेडिसिन है इसके लिए उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली दवा है ज़ैंथोज़ाइलम फ्लेक्सीनियम। ये आपने कब लेनी है, इसमें हम देखते हैं कि अगर आपकी ब्लीडिंग प्रोफ्यूज है, न्यूरल्जिक डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो लगभग ब्लैक कलर का होगा, ब्लैकिश होगा, पेन लोअर एब्डोमेन से बैक की और या फिर बैक में आपका यह दर्द रहने लगता है, और लेफ्ट साइड आपको ये दिक्कत ज़्यादा रहती है, लेफ्ट ओवरी में हो सकती है या लेफ्ट पोर्शन में बैक एरिया में आपको दर्द हो सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम आपको हैं तो आप ज़ैंथोज़ाइलम 30 या 200 पावर में इस दवा को आप यूज़ करें। दिन में 3 से 4 बार इस दवा को आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है पल्सटिला। पल्सटिला में अगर आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बहुत थिक है, डार्क क्लॉटेड रहता है, चेंजिबल है, यानी जो हर एक साइकिल में आपका जो मेंसेस है वो चेंज होते रहेंगे, कभी आपको प्रोफ्यूज है, कभी डिलेड हो रहे हैं, या डार्क ब्लड है, या फिर वाटरी डिस्चार्ज रहता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम है और साथ में पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं माइल्ड जेंटल और प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर है पेशेंट का, तो आप पल्सटिला को ट्राई कर सकते हैं। इस दवा को भी आप 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे या फिर इसके 4 से 5 ग्लोब्यूल्स आपने दिन में 3 से 4 बार यूज करने होते हैं। अगली दवा है सीपिया। सीपिया में मेंस्ट्रुअल जो हिस्ट्री है वो सप्रेस्ड हिस्ट्री रहती है, कि यानी जो समय पे मेंसेस नहीं आते हैं, डिलेड साइकिल रहता है, इसमें हार्मोन का इम्बैलेंस होना इसमें मेनली देखा गया है, मेंसेस इरेगुलर है, लेट प्रोफ्यूज मेंसेस अगर रहेंगे, साथ में बियरिंग डाउन पेन या प्रेशर आपको फील होता है। स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस के केस में स्टिचिंग पेन रहेगा और यूट्रस से एम्ब्लाइकस की ओर बहुत ट्रेवल करता हुआ अगर आपको दिखता है तो आप सीपिया को यूज कर सकते हैं। इसको 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप अपनी जीभ पे डाल सकते हैं। अगली दवा है सिकल कॉर। इसमें जो यूट्रस है वो वीक रहता है और बेयरिंग डाउन सेंसेशन या पेन इसमें भी होती है, और साथ में मेंसेस इसमें कोपियस या प्रोफ्यूज मेंसेस की अगर आपको दिक्कत हो तो सिकल कॉर को आप यूज करें। इसको 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है एपिस मेलेफिका। इस दवा में ओवेरियन ट्यूमर, चॉकलेट सिस्ट स्पेशली राइट साइड में, इसके साथ टेंडरनेस ओवरी और यूट्रस एरिया में या फिर एब्डोमेन में इस जगह पे टेंडरनेस रहेगी, और सोरनेस और स्टिंगिंग वर्निंग पेन इसमें इन एरिया में रहता है। तो आप एपिस को 30 पावर में दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है ऑनकोरनकस। इस दवा को आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, लगभग स्पेसिफिक है एंडोमेट्रियोसिस के केस में। इसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ आपको इनफर्टिलिटी होती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है। इस सिम्टम में आप एनकोरनकस 30 पावर में या इसका मदर टिंचर को आप यूज कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार इस दवा को आप रिपीट कर सकते हैं। ये आज के लिए इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उसको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्वेरीज होगी उनका हम जवाब दे सकें। धन्यवाद।